आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का एक बार जोरदार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और यह जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हां, इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में कैसा आएगा, प्रश्न किस तरीके के आएंगे और प्रश्न जो होंगे वो प्रश्न कितने अंक के होंगे, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट भी करते रहिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, केवल प्रश्न पत्र। यहां पर लिखा है केवल प्रश्न पत्र। आपको बोर्ड एग्जाम में समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। इसके बाद है सामान्य निर्देश, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यदि आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न का आंसर किस तरीके से देंगे। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और तीसरा निर्देश यह है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में खंड आ और खंड बा 2 खंड में विभाजित होगा। इसके बाद अगला निर्देश है खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक विषय में। कितने? 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक विषय में, और जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर दिया जाना है। जिनका आंसर आपको कहां पर फिल करना होगा, OMR शीट में फिल करना होगा। और यदि आप OMR शीट भरने का सही तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप देख पाएंगे। मैंने बता दिया है OMR शीट भरने का सही तरीका क्या है और OMR शीट में जो 20 प्रश्न हैं इनका आंसर आपको कैसे फिल करना है, आपको वीडियो मिलेगी, आप जरूर देखें और उसे शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। तो खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर दिया जाना है, यानी आपको OMR शीट में इन प्रश्नों का आंसर देना होगा। इसके बाद अगला निर्देश है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यदि गलती से भी आपने गोला काला कर दिया, मान लीजिए आपका ऑप्शन सही था A और आपने गोला काला कर दिया, कौन सा, बी वाले गोले को काला कर दिया, तो आपको उसको काटना नहीं है और ना ही उसमें इरेजर यानी ब्लेड या व्हाइटनर का प्रयोग करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए आपको OMR शीट बड़ी ही सावधानी के साथ भरना है। यहां पर निर्देश भी लिखा है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। इसके बाद खंड बा, यहां पर निर्देश है खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के, यानी 2 तरह के प्रश्न होंगे, साथ ही मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। इसके बाद है अगला निर्देश कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अगला निर्देश दिया गया है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र होगा उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से बांध देना है। इसके बाद है अगला कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो यहां से आप देख पा रहे
हैं खंड आ, जो कि होगा 20 अंक का। खंड आ में 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 20 नंबर के प्रश्न आएंगे खंड आ में बहुविकल्पी। तो चलिए इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न है। मैं आप सभी को इन प्रश्नों का आंसर भी बताता चलूंगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और साथ ही चैनल के साथ जुड़कर आप हिंदी विषय, सामाजिक विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? पहला विकल्प दिया गया है बिस्मार्क, दूसरा विकल्प है नेपोलियन, तीसरा विकल्प है ड्यूक मैटरनिक और चौथा विकल्प है ज्यूसेपी मैथ्सिनी। तो इसका राइट आंसर क्या है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ड्यूक मैटरनिक। यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प है यही सही है। तो ये जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और जल्द ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान के अन्य मॉडल पेपर, हिंदी विषय के भी अन्य मॉडल पेपर, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय के भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता रहूंगा इसी चैनल पर। तो आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए अगला प्रश्न है यहां पर दूसरा, कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? पहला विकल्प है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, दूसरा विकल्प है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, तीसरा विकल्प है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जी हां, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। प्रश्न संख्या 3 यहां पर कह रहा है क्या कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? यहां पर पहला विकल्प है बाढ़ के कारण, दूसरा है सूखे के कारण, तीसरा है महामंदी के कारण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1928 से जो 1934 का समय था, इस बीच भारत में गेहूं की कीमत क्यों 50% तक गिर गई? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है महामंदी के कारण, क्योंकि 1928 के बाद जो 1929 में ही महामंदी पूरे विश्व में लागू हो गई थी, जिस कारण से भारत में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण गेहूं की कीमत में भी जिसके कारण गेहूं की कीमत में भी 50% तक की गिरावट हो गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? महामंदी के कारण। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित था? पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा विकल्प है यूरोप, तीसरा विकल्प है अफ्रीका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्थान था, दिए गए विकल्पों में से कहां पर स्थित था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है अमेरिका, क्योंकि पहला ही विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला विकल्प है कठोर संविधान, दूसरा विकल्प है शक्तियों का केंद्रीयकरण, तीसरा विकल्प है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय। तो निम्नलिखित में
कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? पहला ही विकल्प क्या है? कठोर संविधान, जो कि सही आंसर है। ये जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी संघीय सरकार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? पहला विकल्प है धर्म, दूसरा विकल्प है भाषा, तीसरा विकल्प है आ और बा दोनों, तीसरे के बाद चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म भी है और भाषा भी है, क्योंकि समाज में विभाजन किस आधार पर होता है? धर्म के आधार पर भी और भाषा के आधार पर भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों, यानी यहां पर सा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? पहला विकल्प है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, दूसरा विकल्प है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, तीसरा विकल्प है बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान जो भूमिका है, इसी को क्या कहते हैं? लैंगिक विभाजन कहते हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है फ्रांस, तीसरा है इटली और चौथा क्या है? ब्रिटेन। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस देश से। कहां से? फ्रांस देश से सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस मॉडल पेपर के आप सभी प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? पहला विकल्प है रूसो, दूसरा विकल्प है विक्टर इमैनुअल, तीसरा है काल्विन और चौथा क्या है विकल्प? ज्यूसेप्पी मैत्सनी। तो ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है, यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर है ज्यूसेप्पी मैत्सनी। यहां पर राइट आंसर चौथा विकल्प है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, दूसरा विकल्प है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्योंकि यह जो है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, यानी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सा, क्योंकि आ एवं बा दोनों ही विकल्प क्या हैं? सही हैं। अगला प्रश्न है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, तीसरा है जैव संसाधन और चौथा है संभावी संसाधन। तो मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरण योग्य संसाधन। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? या भूमि निम्नीकरण, प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यहां पर पहला विकल्प क्या है? गहन खेती, दूसरा विकल्प है अधिक सिंचाई, तीसरा विकल्प है वनोन्मूलन और चौथा विकल्प क्या है? अति पशुचारण। तो
तो निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक सिंचाई। यहां पर दूसरा वाला जो विकल्प है सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 क्या है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? यहां पर पहला विकल्प है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब और चौथा क्या है? हरियाणा। तो भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? राइट आंसर क्या है? केरल। पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 14 है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके विकल्प क्या हैं? पहला है रोजगार की परिस्थितियां, दूसरा है आर्थिक क्रिया की प्रकृति, तीसरा विकल्प है उद्यम का स्वामित्व, चौथा है किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? उद्यम का स्वामित्व। राइट आंसर क्या है? उद्यम का स्वामित्व। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भू क्षरण से क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प है भूमि का अनुपजाऊ होना, दूसरा विकल्प है भूमि का दलदली होना, तीसरा है भूमि का उपजाऊ होना और चौथा है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भू क्षरण से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर क्या है? भूमि का अनुपजाऊ होना। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 16 है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? पहला विकल्प है दामोदर घाटी, दूसरा विकल्प है सोन घाटी, तीसरा है महानदी और चौथा है चंबल घाटी। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएं। और इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? पहला है उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, दूसरा है विकल्प वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, तीसरा है विकल्प अधिक मजदूरी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन मजदूरों के पास भूमि नहीं होती है उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है कि उन्हें अधिक मजदूरी दी जाए, यानी चौथा जो विकल्प है यह तो बिल्कुल गलत है, तीसरा सही है, अधिक मजदूरी दी जाए, इससे उनका जो है विकास किया जा सकता है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? पहला विकल्प है सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, दूसरा है सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है और चौथा है अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला विकल्प है कोयला, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है आ एवं बा दोनों और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? राइट आंसर क्या है? भूतापी ऊर्जा। यह ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है, यहां पर वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? एक नंबर का प्रश्न है और यहां पर पहला विकल्प है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण भी हुआ। और अगला विकल्प है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि ये तीनों विकल्प सही हैं, यानी चौथा जो विकल्प है सही हो जाएगा।
इसके बाद खंड बा के अंतर्गत 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह जो मॉडल पेपर है इसमें जो भी प्रश्न हैं खंड बा के अंतर्गत ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको मैंने इनमें से कई प्रश्नों का सॉल्यूशन भी दे दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी देख पाएंगे। वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 2, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। और अथवा आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं या अथवा में जो प्रश्न आएगा आप उसका भी उत्तर दे सकते हैं। यहां पर प्रश्न क्या है कि जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये जो प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगला जो प्रश्न संख्या 3 है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है यहां पर, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का प्रश्न है। यानी जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप का प्रश्न होगा आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 4 नंबर का होगा। फिर यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। दोनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद यहां पर जो वर्णनात्मक जो दूसरे प्रकार के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। यहां पर 5वां प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां पर आप देख पाएंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे दूसरे प्रकार के, इनका आंसर आपको देने पर प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने अंक का, 6 अंक का। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा। अथवा में भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। और प्रश्न संख्या 6 है यहां पर, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है, वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। और इसके बाद जो प्रश्न संख्या 7 है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है यह तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कह रहा है क्या कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं।
कारण सहित उत्तर लिखिए। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो ये हैं प्रश्न वर्णनात्मक सेकंड टाइप के, जिनका आंसर देने पर, प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। और ये जो भी प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, आप सभी को इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 का होगा मानचित्र से संबंधित। यहां पर निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह, यहां पर चिन्ह भी दर्शाया गया है, चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। आपको इन्हीं के अनुसार मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा, यहां पर चिन्ह भी बताया गया है, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, आपको मानचित्र मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इसके बाद है दूसरा वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, और तीसरा है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, और इसके बाद चौथा है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, और इसके बाद अगला है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके बाद है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है, और इसके बाद आपको 9 खा के अंतर्गत जो भी प्रश्न आएगा यहां पर यह भी होगा मानचित्र कार्य से संबंधित। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। दूसरा है नर्मदा नदी पर बना बांध, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। महानदी को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित, यानी जो भी प्रश्न आएंगे इसी तरीके के होंगे, आपको चिन्ह भी दर्शाना होगा और नाम भी लिखना होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने आप सभी को बताया है सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो, और जल्द ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान के अन्य मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप वीडियो को शेयर कर दें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।